सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के फॉग। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है दैट इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया था। बेसिकली टॉप पीवाईक्यू से इसके अंदर हमने कवर किए। ठीक है, आज का जो कहीं ना कहीं इसको पार्ट 2 कह दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में डील करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर लेट से अभी पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें याद है और चैप्टर को जल्दी फास्ट तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं जब आपको क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा तो पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट जो है वो सब कुछ उसके साथ में रिवाइज कराता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ईजिली और कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विथ फुल ऑफ एनर्जी हमारा पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर अपना पढ़ते हैं। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड एंटाइन ऑफ एन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। बेसिकली कह रहे हैं पॉलन ग्रेन की दो हमारी क्या होती है, लेयर होती है, एक एक्साइन होती है, दूसरी एंटाइन होती है। मैं अभी पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा वो किस चीज की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, एक्साइन एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इसके बाद में एक्साइन का जो रोल है उस चीज को डिफाइन कर देना। तो बेसिकली होता क्या है, इस तरीके से हमारा पॉलन ग्रेन होता है। एक यहाँ पर एक बड़ी जो सेल होती है दैट इज वेजिटेटिव सेल, जिसका हमारा न्यूक्लियस इरेगुलर शेप होता है। दूसरा हमारा जनरेटिव सेल होता है, इस तरीके से छोटा सेल होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी वेजिटेटिव सेल की। फिर इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस लेयर होती दैट इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, फिर इसके ऊपर इस तरीके से डिजाइन स्कल्पचर फॉर्म करती है, कहीं ना कहीं डिजाइन फॉर्म करती है। इरेगुलर या फिर डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एक्साइन। तो एक्साइन जो होती है दैट इज आउटर मोस्ट, उसके अंदर इंटाइन आती है। तो इन दोनों के बारे में पूछना है कि किसके बने होते हैं और एक्साइन का हमें रोल बता दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली द एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इसको रट लो, घोल कर पी लो। स्पोरोपोलिन कई बार पूछा है, सीधा एमसीक्यूज में पूछ देंगे कि एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन, या फिर स्पोरोपोलिन से क्या बना होता है एक्साइन। कई बार नीट में भी पूछ चुके हैं इस चीज को। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो कहीं ना कहीं बेसिकली हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, गैमेट प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट होता है इसके पास। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक्साइन ऐसे सब्सटेंस की बनाई विच इज स्पोरोपोलिन, जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है, रेजिस्टेंट होता है, इजिली खराब नहीं होता। ठीक, अब कह रहे हैं एंटाइन के बारे में। ये बनी होती है हमारी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो मैं आपको बता दूं, जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन होती है जिनकी इनकी क्या होता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, कहीं ना कहीं वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं आपको बताऊं, देखो आपने पढ़ा होगा कि हमारी ये जहां पर एक्साइन होती है, ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्साइन एब्सेंट होती है इस तरीके से। लेट्स से यहाँ पर हमारी एक्साइन एब्सेंट है तो दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ जर्म पोर। तो जर्म पोर के पास से क्या करता है, इंटाइन हमारी किसकी बनी है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। तो सेलुलोज और पेक्टिन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है इस तरीके से, और ये इस तरीके से यहाँ पर से पॉलन ट्यूब फॉर्म करते था। तो बेसिकली सेलुलोज और पेक्टिन का बनाने का एक फायदा है ना कि इंटाइन पानी एब्जॉर्ब करेगी, पॉलन ट्यूब फॉर्म कर देगी। ठीक, तो आपको ये भी पता चल गया हमारी इंटाइन ही एक ऐसी लेयर है जो कि पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है। अब कह रहा है एक्साइन का रोल। तो एक्साइन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेल गैमेट्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरेटिव सेल के पास मेल गैमेट्स होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, हमारी एक्साइन देती है। दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एंड डिग्रेडिंग एंजाइम। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था एक्साइन जो होती है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कली यानी कि बेस, या फिर डिग्रेडिंग एंजाइम, कोई चीज भी आ जाए, इसको डिग्रेड नहीं कर पाती, इसको खराब नहीं। इसका फायदा हमारे मेल गैमेट्स जो है वो सुरक्षित हैं, आगे जाकर फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे इजिली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा है, गाइनोशियम ऑफ फ्लावर में बी एपोकार्पस और सिंकार्पस। ठीक है, कह रहे हैं गाइनोशियम जो है हमारा उसमें सिंकार्पस या फिर एपोकार्पस कंडीशन दिख सकती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ईच। तो बेसिकली हमारा गाइनोशियम क्या होता है, वर्ल होता है। वर्ल का मतलब गुच्छा ऑफ क्या, कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है हमारा, दैट इज कार्पल या फिर पिस्टल कहते हैं। तो उसका पूरा का पूरा वर्ल, उसका पूरा का पूरा गुच्छा इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो गाइनोशियम बेसिकली क्या होता है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम, हमारा कार्पेल कह दो या फिर पिस्टल कह दो, उसका पूरा का पूरा गुच्छा मान लो या फिर वर्ल मान लो। ठीक है, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। कुछ नहीं होता, बहुत सारे हमारे कार्पेल इकट्ठा होते हैं, उनको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो दैट इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम टर्म इस्तेमाल करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वर्ल होता है गुच्छा, दैट इज स्टेमन। ठीक है, तो एपोकार्पस एंड सिंकार्पस कंडीशन को मैंने आपको समझाना है। तो बेसिकली एपो का मतलब होता है फ्री, यहीं पर तोड़ देते हैं वर्ड्स को। ठीक है, सिंक का मतलब होता है फ्यूज। तो बेसिकली जहां पर हमें फ्री कार्पल दिखेंगे दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, थोड़ा या छोटा से ही बना सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से मानो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से हमारा कार्पल प्रेजेंट होता है। एपो का मतलब फ्री, देखो दोनों अलग अलग है, दिस इज एपोकार्पस। ठीक है, अगर इसकी ये वाली कंडीशन हमारी होती इस तरीके से, लो दिस इज फ्यूज।
सो ये वाली कंडीशन इज कॉल्ड सिंक कार्पस, जहां पर हमारे कार्पेल कहीं ना कहीं एक दूसरे से मर्ज हो, जुड़े हो, फ्यूज हो, दैट इज कॉल्ड सिन। तो सिन का मतलब ही फ्यूज होता है एपोकार्पस में हमारा। फिर इसके दो एग्जांपल लिख देंगे। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, बेसिकली कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया। इफ गाइनोशियम हैज मल्टीपल डिस्टिंक्ट फ्री कार्पल, तो बेसिकली कह रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे, बहुत सारे, यानी कि मल्टी कार्पलरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट फ्री कार्पल, कार्पल हमारे क्या होंगे यहाँ पर, तो सिंक कार्पस है। फ्री कार्पस, कार्पल का मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे कार्पल अलग अलग हैं, तो दैट इज एपोकार्पस। तो एपोकार्पस का एग्जांपल याद कर लो, दैट इज माइकीलिया। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रहेगा, इसको ऐसे याद कर लो, एम, ठीक है। तो यहाँ पर एपोकार्पस, वहीं पर माइकीलिया, दूसरा बचा हुआ पेपेवर इधर आ जाएगा। तो इफ गाइनोशियम हैज मल्टीपल, कहने मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, ठीक, मैं तो यहाँ पर दो दिखा रहा हूँ, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड कार्पल, जहां पर फ्यूज्ड कार्पल होंगे दैट इज कॉल्ड सिंक कार्पस। सिंक कार्पस का मतलब इस तरीके से फ्यूज होंगे, और बहुत से मान लो इस तरीके से और फ्यूज होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो सिंक कार्पस में बेसिकली हमारा पेपेवर आता है, जबकि एपोकार्पस में क्या आता है, माइकीलिया। एपोकार्पस का मतलब कार्पल फ्यूज नहीं होंगे, सिंक का मतलब फ्यूज, तो सिंक कार्पस का मतलब कार्पल हमारे नीचे से जुड़े होंगे, ठीक है, दैट इज सिंक कार्पस। तो एपोकार्पस का एग्जांपल माइकीलिया, एम, दिस इज ए, दिस इज एम, एम का मतलब एपोकार्पस के साथ में माइकीलिया जाएगा, दूसरा बचा हुआ हमारा पेपेवर सिंक कार्पस के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो दो क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेसिकली एपोमिक्सिस के ऊपर है, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर। कह रहे हैं व्हाट इज एपोमिक्सिस, बता दो एपोमिक्सिस क्या होता है। हाउ इज द फेनोमेना इज यूजफुल फॉर द फार्मर। कह रहे हैं एपोमिक्सिस करते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एपोमिक्टिक एक तरीके का सीड तैयार होता है हमारा, ठीक है। तो वो किस तरीके से बेनिफिशियल है, या फिर हमारा कहूँ कि यूजफुल है फॉर द फार्मर्स। अरे यार जरूरत होगी ना कहीं कुछ तो ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो उस चीज को हमें बताना है। तो एपोमिक्सिस की अगर हम बात करें, यहीं पे समझा देते हैं। एपोमिक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या, नॉर्मली आपको पता है क्या होता है, सीड हमारा किससे तैयार होता है, सीड हमारा फर्टिलाइजेशन से तैयार होता है। एक मेल गैमेट आया, एक फीमेल गैमेट आया, आपस में फ्यूज करा, जाइगोट बना, जाइगोट की माइटोसिस से एम्ब्रियो बना। तो नॉर्मली क्या होता है, आइडियल प्रोसेस ये रहती है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो ऐसा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कुछ तो झूला होता होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज होती होगी जो नॉर्मल केस में नहीं होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से यार जगह बहुत कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या ध्यान रखूंगा, इस तरीके से थोड़ी सी जगह छोड़ता रहूंगा ताकि अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपके लिए इस तरीके से एक एनाट्रोपस ओव्यूल ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। इस तरीके से मान लो, अब चीजों को समझाना है आपको, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख दे, ठीक है। आइडियल केस में हमारा क्या होता है, बेसिकली ये अगर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारा फाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड हमारा एम्ब्रियो सैक होगा। इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, जाइगोट बनता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलाकर। यहाँ पर एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज करता है आकर, तो दिस इज कॉल्ड जाइगोट। तो ये क्या हुआ, हमारा जाइगोट हुआ विच इज डिप्लॉयड। इसकी क्या होती है, माइटोसिस हो जाती है भाई, ठीक है यार, हमको पता है माइटोसिस से हमारा एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। ये एक सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, पता है ये चीज। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली देखो एक 2n सेल है विच इज जाइगोट, जिसकी माइटोसिस से एम्ब्रियो बना, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट कैसे बना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलाकर जाइगोट बना, ठीक है। तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली आपको पता है एम्ब्रियो साइट के आसपास यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर सेल इस तरीके से आप उठा लो, न्यूक्लियर सेल्स, वो भी तो यार डिप्लॉयड हुए, क्योंकि पूरा का पूरा ये हमारा जो ओव्यूल है वही डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर इसकी माइटोसिस हो जाती है, ठीक है, और एक एम्ब्रियो तैयार हो जाता है। तो नॉर्मल केस में हमारा क्या, वो जाइगोट जो कि फर्टिलाइजेशन से बना, उसकी माइटोसिस से एम्ब्रियो बना। यहाँ पर यार हमने ऐसे करके देखा, ओव्यूल के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट है, उसकी माइटोसिस कर दी, सीधी एम्ब्रियो बना दिया। तो क्या फर्टिलाइजेशन हुई, न्यूक्लियर सेल्स थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। या फिर कोई भी इस तरीके से यहाँ पर जैसे इंटेगुमेंट का सेल होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा, उसकी माइटोसिस करके हमने एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीज होती है उससे डिफरेंट है ये। तो अपोमिक्सिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना, इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। माइटोसिस इन्वॉल्व है बेसिकली विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह लग रहा है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं है यार, क्योंकि वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है। इस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तब जाइगोट बनेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। डिप्लॉयड सेल से सीधा हमारा क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया,
ठीक है। और दूसरी बात मियोसिस होती है उसके अंदर, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होती है, वो चीज़ भी कुछ नहीं, सीधा डिप्लॉयड सेल था उसका, उसको आगे कर दिया हमने, ठीक। तो बेसिकली ये चीज़ हो गई। अब कह रहे हैं यहाँ पर इन सम स्पेशीज डिप्लॉयड सेल, बेसिकली हमने न्यूट्रल सेल उठाया, उसको आप कंसीडर कर लो, इंटेगुमेंट के सेल को कंसीडर कर लो, इज फॉर्म्ड एंड डेवलप इन एम्ब्रियो। तो कह रहे हैं डायरेक्टली हमारा जो डिप्लॉयड सेल है उससे एम्ब्रियो बन गया। अब कह रहे हैं विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी, कह रहे हैं मियोसिस भी नहीं, बेसिकली नहीं है यार, मियोसिस भी नहीं इन्वॉल्व है, और सिंगेमी का मतलब फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन टोटली एब्सेंट हमको दिख रहा। अब एडवांटेज की अगर हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या था, ठीक है। जो हाइब्रिड सीड था, इससे पहले अपोमिक्टिड सीड जब लाया गया, इससे पहले जो हाइब्रिड सीड था, फॉर एग्जांपल फार्मर के पास सीड आया, ठीक है, उसने मार्केट से परचेज किया, उसे जब खेत के अंदर बो दिया, तो जब पहली फसल आई उसको हार्वेस्ट किया, तो कोई भी इंसान अगर कुछ खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वालिटीज़ की वजह से खरीदता है, कि मतलब हमारा सीड है उसमें हमने देखा यार इसकी हाई प्रोडक्शन है, क्वांटिटी मतलब हाई है, और दूसरी चीज़ क्वालिटी भी हाई है, मतलब अच्छा होता है, इसका आटा अच्छा होता है, ठीक है। उसको सो कर दिया, बो दिया खेत में, फिर जब हार्वेस्ट करा तो भाई उसके पास क्या आया, बहुत सारे गेहूं आ गए, ठीक है। अभी तो थोड़े खरीदे, अब बहुत सारे आ गए। अब किसान चाहे बेसिकली उस सीड को जाकर खेत के अंदर बो दे, ठीक है, तो क्या होता था, कैरेक्टर्स लॉस हो जाते थे उसके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नेक्स्ट जनरेशन में या फिर मल्टीपल जनरेशन में नहीं दिख पाती थी। इस वजह से किसान को क्या करना पड़ता था, हर बार नया सीड, हर बार नया सीड खरीदना पड़ता था। तब जाकर ये चीज़ अपोमिक्टिक सीड जो था वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करा गया। इससे क्या होता है कि एक बार खरीद लो, उसकी कई जनरेशन तक आप यूज़ कर सकते हो। देखो, द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जब आप मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही सीड को यूज़ कर सकते हो तो कॉस्ट गिरेगी नहीं गिरेगी, कॉस्ट ऑटोमेटिकली विल फॉल, ठीक है। डिजायरेबल जो ट्रेड थे कैन बी मेंटेन्ड विदाउट लूजिंग सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड। करें हाइब्रिड की जो सुपीरियोरिटी होती है, जिन कैरेक्टर्स की वजह से बेसिकली हम कोई सीड खरीदते हैं, वो मेंटेन रहते हैं फॉर मल्टीपल जनरेशंस। इससे क्या हुआ, कॉस्ट लो हो गई, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एपोमिक्सिस प्रोसेस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट केम इनटू इंडिया, इंडिया आया, ठीक है, एज कंटेमिनेंट। तो बेसिकली ऐसा प्लांट कंटेमिनेंट कहलाता है जो कि अनवांटेड हो, ठीक है। अनवांटेड का मतलब जिसे हम लाना नहीं चाहते थे, बेसिकली साथ में आ गया। इस कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, और इससे हमें पॉलन एलर्जी होती है, ऐसी एलर्जी जो कि कॉज होती है बाय द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलन एलर्जी। तो पार्थीनियम की बात करें तो यहाँ पर ये चीज आप रट लो, याद कर लो, घोल कर पी लो। बेसिकली जो हमारे पार्थीनियम होती है या फिर कैरेट ग्रास जिसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है, कंटेमिनेंट है विद इम्पोर्टेड वीट। बेसिकली क्या हुआ, फॉरेन से या फिर विदेश से हमने जब क्या करा, वीट की कोई हाइब्रिड वैरायटी को इंपोर्ट किया इंडिया में, तो उसके साथ में ये पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास आ गई, क्योंकि अनवांटेड हम नहीं चाहते, इसने मतलब ये चीज यहाँ आकर इंडिया में फैल गई, ठीक है। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या है, पार्थेनोकार्पी के ऊपर है। वाई इज बनाना रिफर टू एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो कह रहा है बनाना को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्यों कह रहे हैं। बेसिकली पार्थेनोकार्पिक एक कैटेगरी होती है फ्रूट्स की, जो कि ट्रू फ्रूट्स के अंदर नहीं आती। यहाँ पर क्या होता है, हमारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा क्या होता है, इस तरीके से स्टाइल होता है। इस बार मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि समझाने में बार बार मुझे दिक्कत हो रही थी। दिस इज ओवरी, ठीक है, नीचे वाला, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओव्यूल लगा होता है। ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती नहीं होती, एग सेल होता है, बेसिकली एग सेल से जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है जाकर। तो इस तरीके से क्या होता है, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होती है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी हमारी किस में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो डी आइडियल केस ये होता है हमारा, ठीक है। और पार्थेनोकार्पी के केस में बेसिकली क्या होता है, हमारा जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है तो बेसिकली सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ओवरी से जो फ्रूट बनेगा उसको क्या कहोगे, हमारा यही कह सकते हो ना, बेसिकली अनफर्टिलाइज ओवरी से हमारा फ्रूट तैयार हुआ। फर्टिलाइजेशन तो तब होता है जब ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसमें फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद अंदर सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, उसके ऊपर की ओवरी हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। जब वहां पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है तो पहली बात तो सीड नहीं होगा, दूसरी बात ओवरी से जो फ्रूट बना वो क्या होगा, क्या होगा हमारा, ठीक है, वो फ्रूट हमारा बेसिकली बन जाएगा, ये देखो, अनफर्टिलाइज ओवरी से हमारा फ्रूट तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर सीडलेस है पहली बात, तो दूसरा विदाउट फर्टिलाइजेशन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब कह रहे हैं नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच द टासल्स ऑफ द कॉर्न को, बेसिकली भुंटा आपने खाया होगा, ठीक। तो भुंटा अगर आपने खाया, एक मिनट आप लोगों ने भुंटा खाया होगा, ठीक है। तो भुंटे के बाहर से आपने देखा होगा लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं कुछ, ठीक। तो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, ऐसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो, क्या ये निकले होते हैं बाहर को, निकले होते हैं, दीज आर कॉल्ड टासल्स, क्या
तो टासल्स पता क्या होता है, ये टासल्स कुछ नहीं होता, हमारा स्टिग्मा प्लस स्टाइल होता है, ताकि दूर अगर हमारा भुंटा है बेसिकली इस तरीके से भुंटा, उसके बाहर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं टासल्स, जिसमें क्या लंबा सा स्टाइल है, उसके एंड पर स्टिग्मा होगी। तो मतलब क्या इजीली क्या कर सकते हैं, जो विंड में पॉलन ट्रेवल करते होंगे, इधर उधर जाते होंगे, उनको पकड़ा जा सके, मतलब उनके ऊपर आ सके, इससे चांसेस बढ़ जाएंगे ना पॉलिनेशन के। तो इसका ये फायदा होता है बेसिकली, टासल्स कुछ नहीं होते, स्टिग्मा प्लस स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो टासल्स ऑफ कॉर्न को, ठीक है, रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बता दिया, दिस इज टासल्स, ठीक है। तो बेसिकली ड्रॉ ए वेल लेबल्ड, ठीक है, वेल तो नहीं लिखा, लेबल डायग्राम ऑफ एलएस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑफ मोनोकॉट सीड मेज। तो मेज की बात कर रहे हैं, दिस इज गिवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, एंड में दे रखा है हमारा क्या, दिस इज मोनोकॉट सीड दे रखा है, क्योंकि हमारा मेज जो होता है वो मोनोकॉट होता है। तो मैं आपको पूरा का पूरा ये समझाता हूँ, उससे पहले कुछ चीजें समझा देता हूँ यार। ये एम्ब्रियो वाला जो पार्ट होता है इसका, ये नीचे वाला इसको समझ लो एक बार, इसको मैं आपको डाइकॉट शीट से समझाता हूँ, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं दे रखी होती, अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, एक बार में, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझको, ठीक है। देखो कुछ चीजें समझाता हूँ। बेसिकली ये दो जो निकले होते हैं डाइकॉट में, दो होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉटिलेडन, ठीक है। तो डाइकॉट सीट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके पास दो क्या होते हैं, हमारे कॉटिलेडन होते हैं। तो ये हो गया हमारे कॉटिलेडन ऊपर वाले, दिस इज कॉटिलेडन, बस चीजों को समझो। तो यहाँ पर से अगर कॉटिलेडन स्टार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ध्यान रखना, ऊपर कॉटिलेडन, तो ये हुआ लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है। और पूरा का पूरा ये टिप से लेके एंड तक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर इतना स्ट्रक्चर, यहाँ तक ये टिप तक, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल, ठीक है। बाद का नीचे वाला हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपोकोटाइल कहलाता है। ऊपर वाला एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल की टिप इज कॉल्ड प्लीम्यूल, ये चीजें यहाँ पर आएंगी अब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाइपोकोटाइल की टिप इज रेडिकल, समझ गए। और इपीकोट जो हमारी प्लीम्यूल होती है, बेसिकली एपिकोटाइल की टिप, उसके ऊपर हमारा कोलेप्टाइल होता है, जबकि रेडिकल के ऊपर इस तरीके से कोल्यूरिजा प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा डाइकोट एम्ब्रियो, या फिर कहो डाइकोट सीट के अंदर एम्ब्रियो होगा, उसका स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। तो मोनोकॉट हमारा यहाँ पर सीट दे रखा है, सीट की जो लेयर होती आउटर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, उसको पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म भी होता है, क्योंकि हमारे जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है, इसलिए उनको एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। लेकिन डाइकॉट के अंदर जो हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो उसको हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली एंडोस्पर्म होगा, इसकी लेयर होती एल्यूरोन। तो बेसिकली होता है कि ये प्रोटीनेशियस कह दो, या फिर प्रोटीन की बनी एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोन। तो यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रियो दे रखा है, मोनोकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्लीम्यूल है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कॉल्यूप्टाइल, ठीक, कॉल्यूप्टाइल। और यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल मैंने आपको बताया, हाइपोकोटाइल जो होता है उसकी टिप होती है रेडिकल, इस तरीके से, ठीक है, रेडिकल इसकी टिप होती है, फिर इसके ऊपर हमारी कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कोल्यूरिजा। अब स्यूटिलम के ऊपर कई बार पीवाईक्यू पूछ चुके हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा कि स्यूटिलम क्या चीज होती है। तो बेसिकली कुछ नहीं, हमारा जो मोनोकॉट सीड होता है उसका कोटिलेडन होता है, उसको ही हम स्यूटिलम कहते हैं, कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट कह दो इसको, कोटिलेडन ऑफ मोनोकॉट, ये ध्यान रखना। स्यूटिलम एक नया नाम है, यूनिक सा नाम है बेसिकली। इतने क्वेश्चंस आज इनफ है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज उठाऊंगा, एमसीक्यूज उठाऊंगा इसी चैप्टर से। थैंक यू गाइस।